अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सेकेंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 15 के। और चैप्टर नंबर 15 का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, वैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख चुके हैं कि कौन से हैं। सो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप जरूर उन क्वेश्चंस की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है और हर स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन लाजमी करनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को वेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की लेक्चर की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होंगे चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के और एमसीक्यूज के। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट्स टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट? क्या इंड्यूस ईएमएफ हमेशा इसलिए एक्ट करता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को सर्किट से कम कर सके? ओके, सो आंसर है नो। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द काज दैट प्रोड्यूसेस इट। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस काज को, उस वजह की मुखालफत करता है। अपोज का मतलब होता है मुखालफत करना। हमेशा उस काज की मुखालफत करता है जो कि उसको प्रोड्यूस करता है। ओके, नो, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज opposes the cause that produces it. If the magnetic flux through the circuit is increasing, अगर तो सर्किट से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तब जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए एक्ट करेगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर सके। डिक्रीज का मतलब कम करना, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। सही। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट इज इंक्रीजिंग, अगर तो सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए एक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट इज डिक्रीजिंग, अगर तो सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इसलिए एक्ट करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा सके। इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को अमल करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट्स टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट? क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, इसीलिए एक्ट करता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को सर्किट से कम कर सके? सो आंसर है नो। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द काज दैट प्रोड्यूसेस इट। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा उस काज की मुखालफत करता है जो कि इसको बनाता है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट इज इंक्रीजिंग, अगर तो सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तब इंड्यूस्ड ईएमएफ इसीलिए एक्ट करेगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर सके। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट इज डिक्रीजिंग, अगर तो सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्ट्स टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इसलिए एक्ट करेगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर सके। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डेफिनेशन लिखें। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो आंसर है इफ अ कंडक्टर मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, then due to change in magnetic flux, an EMF is induced across the ends of the conductor, which is known as induced EMF. Okay, so इसका मतलब ये है कि अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि जिसके अंदर से करंट पास कर सके, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, करंट गुजर सके। अगर तो एक कंडक्टर है और वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में से, देन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तब जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा और ईएमएफ जो है वो इंड्यूस मींस के बनेगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एंड्स पर, एंड्स का मतलब होता है सिरे। ठीक है, सो कंडक्टर के एंड्स पर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा, विच इज नॉन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो नेक्स्ट है द सर्किट इज क्लोज्ड। अगर तो सर्किट जो है वो क्लोज हुआ, इट विल कॉज एन इलेक्ट्रिक करंट विच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। अगर तो सर्किट क्लोज हुआ, ठीक है, सो ये किसकी वजह बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट की, जिसको क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड करंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के हमने डिफाइन करना था इंड्यूस्ड ईएमएफ को, इंड्यूस्ड करंट को। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने ऐसे डिफाइन किया कि अगर एक कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। इस वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उस कंडक्टर के एंड्स पर, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। If a conductor moves through a magnetic field, then due to change in magnetic flux, an EMF is induced across the ends of the conductor, which is known as induced EMF. इफ द सर्किट इज क्लोज, अगर तो सर्किट क्लोज हुआ, इट विल कॉज एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किसका बाइस बनेगा? अगर सर्किट क्लोज हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। इफ द सर्किट इज क्लोज्ड,
it will cause an electric current which is called as induced current. Okay, so question number 3 की तरफ मूव करते हैं. So student, question number 3 एक most important question है. Show that epsilon and delta phi over delta t have the same units. शो करें कि एप्सिलॉन और डेल्टा phi over delta t जो है ये सेम यूनिट्स रखते हैं, और शो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हैज द सेम यूनिट, और शो करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हैज सेम यूनिट्स. सो स्टूडेंट्स, अगर गौर किया जाए तो ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है और ये इन दोनों तरीके से पेपर्स में आ जाते हैं. ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ को एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी से डिनोट कर लिए जाते हैं. दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एप्सिलॉन आया तो उसका मतलब यही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी आया है तो उसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि पहले वो पूछ लेते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या सेम यूनिट्स रखते हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि हमने तो फार्मूला वाला याद किया था. फार्मूले से मुराद यही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका मतलब एप्सिलॉन ही है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, इसका मतलब डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी ही है. ओके, हमने शो करना है कि ये सेम यूनिट्स रखते हैं. ऊपर भी यही है, द सेम यूनिट्स, शो दैट. सो सिंस एप्सिलॉन इक्वल होता है W ओवर Q को, W जो है वो वर्क को डिनोट करता है, Q जो है वो चार्ज को डिनोट करता है. वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जाउल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम. सो जाउल पर कूलम बराबर हुआ वोल्ट के. तो एप्सिलॉन का हमने आंसर निकाल लिया कि एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन का यूनिट है वोल्ट. अब हमने शो करना है क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जिसको हम डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी कहते हैं, क्या ये भी इसका भी यूनिट वोल्ट ही आएगा. ओके, तो अब हम इसको शो करेंगे. डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इक्वल होता है बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी के. बी का जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, इसका यूनिट है न्यूटन एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स. एरिया का हमेशा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है. टाइम का यूनिट होता है सेकंड. ओके, सो अगर हम इसको सोल्व आउट करें, सो मीटर मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. -1 + 2, सो क्या होगा -1 + 2 + 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ आता है हमेशा हमने वही लिखना होता है. सो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आया 1. सो बड़ी वैल्यू के साथ मीन्स के 2 के साथ प्लस था, इस वजह से हमने प्लस लिखा. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर सेकंड. स्टूडेंट्स, कैसे है, न्यूटन ऊपर वाला ही, मीटर जो हमने अभी हम लेके आए, ठीक है, मीटर. इसको सॉल्व करने के बाद एम्पेयर, एम्पेयर का ऊपर सेकंड -1 था, जब नीचे ले गए तो वो पॉजिटिव हो गया. ठीक है, न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर सेकंड. तो स्टूडेंट, न्यूटन मीटर होता है जॉल के इक्वल. ये किस तरीके से इसके इक्वल हुआ, ये ऐसे हुआ है कि न्यूटन मीटर जो है ये भी वर्क का जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है. ठीक है, W इज इक्वल टू F डॉट D. F फोर्स का यूनिट न्यूटन और D का यूनिट मीटर. तो न्यूटन मीटर V जो है वो वर्क का है, और जॉल भी वर्क का यूनिट है, तो इसकी जगह पर हमने जॉल लिखा. एम्पेयर सेकंड जो होता है वो कूलम के इक्वल होता है. तो वही जैसे हमारे पास एप्सिलॉन में बना था, जॉल पर कूलम किसके इक्वल हुआ, वोल्ट के. तो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी का यूनिट भी आ गया वोल्ट. थस एप्सिलॉन एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैव द सेम यूनिट्स. तब जो है एप्सिलॉन और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी सेम यूनिट्स रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. ओके, so question number 4, does the induced EMF in a circuit depend upon the resistance of the circuit? क्या induced EMF सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है? और नेक्स्ट हमने बताना है does the induced current depend on the resistance of the circuit? क्या induced current सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है? So ये हमने दोनों के बारे में बताना है. तो स्टूडेंट्स, दोनों का आंसर सेम ही आएगा. दोनों इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंटरलिंक है आपस में. क्या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सर्किट में, उसकी वो डिपेंड करता है सर्किट के रेजिस्टेंस पर, या जो इंड्यूस्ड करंट है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है. ये हमने आंसर देना है. सिंस एप्सिलॉन इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. ये जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. Thus, the induced EMF in a circuit does not depend upon the resistance of the circuit. जो induced EMF है सर्किट रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता. स्टूडेंट्स, इस तरीके से पता चला कि क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई आर से मुराद होता है रेजिस्टेंस. कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं. जब फॉर्मूले में ही नहीं है तो फिर कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर पाएगा. इस वजह से हमने इस फॉर्मूले को यूज किया और हमने बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता. इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करता है, जिसको डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी से डिनोट किया है. ठीक है, नेक्स्ट है एंड आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर आर. आई किसके इक्वल है, एप्सिलॉन ओवर आर के. आई जो है इंड्यूस्ड करंट को डिनोट कर रहा है, आर रेजिस्टेंस को डिनोट कर रही है, और एप्सिलॉन जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ को. इसका मतलब आई जो है इंड्यूस्ड करंट वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है.
Thus the induced current depends on the resistance of the circuit. तब जो induced current है वो डिपेंड कर रहा है सर्किट की रेजिस्टेंस पर. ओके, सो इसका मतलब करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मींस कि कैसे, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा. तो इस फॉर्मूले से हमने देखा जो इंड्यूस करंट है वो सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है. ओके, so now question number 5, is it possible to change both the area of the loop and magnetic field passing through the loop and still have no induced EMF in the loop? Explain briefly. Is it possible, क्या ये मुमकिन है कि हम चेंज कर दें लूप का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस लूप से पास कर रही है और फिर भी हमारे पास कोई ईएमएफ लूप में इंड्यूस ना हो? एक्सप्लेन करें ब्रीफली. आंसर है yes, if the plane of the loop is kept parallel to the direction of the magnetic field, magnetic flux through the coil will be zero. अगर हम लूप के प्लेन को बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल रखेंगे तब जो उस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा. ओके, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द लूप. कोई ईएमएफ जो है उस लूप से इंड्यूस नहीं होगा आइदर बाय चेंजिंग इट्स एरिया और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. चाहे हम इसका एरिया चेंज करें या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें. सिनेरियो क्या होना चाहिए कि अगर लूप का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कॉइल में से जीरो होगा और कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा उस लूप में से, चाहे हम उसके एरिया को चेंज करें या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें. ओके, yes, if the plane of the loop is kept parallel to the direction of the magnetic field, magnetic flux through the coil will be zero. No EMF will be induced in the loop either by changing its area or by changing magnetic field. Okay. Now student, question number 6 है, how should you position a flat loop of wire in a changing magnetic field so that there is no EMF induced in the loop? कि आप कैसे फ्लैट लूप ऑफ वायर है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है और इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस ना हो सके उस लूप में, ये कैसे हो सकता है? सो इसका हमने आंसर देना है सिंस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा. एप्सिलॉन जो है इंड्यूस ईएमएफ को डिनोट कर रहा है यहाँ पर. एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा. इफ द प्लेन ऑफ द लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देन थीटा इज इक्वल टू जीरो. अगर तो जो प्लेन लूप ऑफ वायर है ना वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जा रही है. सही है. सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेन ऑफ द लूप ऑफ वायर को पैरेलल रखेंगे तब थीटा किसके इक्वल होगा? जीरो के. ओके, फिर उसके बाद जो है जब हम इस फॉर्मूले में जीरो अप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन जीरो डिग्री. सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9 ओमेगा ए बी जीरो. साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है तो जब जीरो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो. एप्सिलॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो गया. हिंस नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड थ्रू द लूप. तब जो है कोई भी ईएमएफ उस लूप से इंड्यूस नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 ये था, हाउ शुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप. कि आप कैसे फ्लैट लूप ऑफ वायर को मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज हो रही है उसमें रखें कि उसमें से उस फ्लैट लूप ऑफ वायर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस ना हो. सो आंसर है सिंस जैसा कि हमें मालूम है एप्सिलॉन इक्वल होता है 9 ओमेगा ए बी साइन थीटा के. इफ द प्लेन ऑफ द लूप ऑफ वायर, अगर जो प्लेन ऑफ द लूप ऑफ वायर है उसको हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखें, इज प्लेस्ड पैरेलल टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज इक्वल टू जीरो. क्योंकि जब कोई भी चीज पैरेलल होती है तो कोई एंगल नहीं बन रहा होता है, एंगल जीरो होता है. थीटा जो होता है वो एंगल को डिनोट कर रहा है तो एंगल जो है वो 0 डिग्री है. थीटा की जगह में 0 रिप्लेस कर देना है क्योंकि एंगल 0 है. ओके, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन 0 डिग्री. एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9 ओमेगा ए बी साइन 0 हमेशा 0 होता है तो 0 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एप्सिलॉन 0 के इक्वल हो गया. एप्सिलॉन जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ था. हिंस नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड थ्रू द लूप. तो कोई भी ईएमएफ इस लूप से इंड्यूस नहीं होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हमने लिखना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. पहले क्वेश्चन में है कि हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लिखना है, स्टेट करना है. स्टेट का मतलब होता है लिखना. स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नेक्स्ट में ये तो पूछ लिया गया कि आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लिखें, लेकिन राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. नेक्स्ट में हमने मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है. तो स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए कि आपने मैथमेटिकल फॉर्म फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की लिखनी है या नहीं, आपने जरूर लिखनी है क्योंकि इसी से नंबर मिलेंगे. ओके, तो आंसर है इट स्टेट्स दैट the average EMF induced in a conducting coil of n loops is equal
to the negative of the rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time. जो ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये सिर्फ इसी फॉर्मूले की है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये जो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, ठीक है, और वो भी किसके साथ, टाइम के साथ। मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज होना और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को डिनोट कर रहा है। ओके, द एवरेज ईएमएफ, जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कंडक्टिंग कोइल में, एक वायर होती है जब उसको हम बहुत ज्यादा टर्न्स दे देते हैं, लूप्स जिसको कहते हैं, तो वो कोइल बन जाती है। तो एवरेज ईएमएफ है और वो इंड्यूस हो रहा है कंडक्टिंग कोइल में जिसकी एन लूप्स हैं, तो किसके इक्वल हुआ, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एप्सिलॉन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिनोट कर रहा है, एप्सिलॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कंडक्टिंग कोइल में है और इसकी एन लूप्स है, इज इक्वल टू the negative of the rate at which the magnetic flux through the coil changing with time, negative of the rate है जिस पर जो magnetic flux है coil से वो change हो रहा है with time. So epsilon is equal to minus n delta phi over delta t. Now question number 8, state the Lenz's law different from Faraday's law से, okay. So it states that the direction of induced current is always so as to oppose the change which causes the current. इंड्यूस करंट भी ऐसे ही है, इट स्टेट्स दैट जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की ये भी ऐसी है कि ये अपोज करता है उस चेंज को जो कि इस करंट को बनाता है। ओके, सो ये है लेंज़स लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द ऑसिलेशंस आर स्ट्रांगली डैम्प्ड। सस्पेंडेड का मतलब होता है लटके होना। एक मैग्नेट जो है मकनातीस वो लटका हुआ है और वो ऑसिलेट कर रहा है, ओके, फ्रीली हॉरिजॉन्टल प्लेन में। द ऑसिलेशंस आर स्ट्रांगली डैम्प्ड when a metal plate is placed under the magnet, explain why this occur। तो स्टूडेंट सिनेरियो ये है कि एक मैग्नेट है जो कि सस्पेंड है, मींस के वो लटका हुआ है और वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट, ओके, टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेट कहते हैं, आगे और पीछे जाना, ठीक है। तो ऑसिलेट कर रहा है तो अचानक उसकी ऑसिलेशंस जो है डैम्प्ड मतलब बहुत कम हो जाती हैं, स्ट्रांगली डैम्प्ड बहुत ज्यादा कम हो जाती है जब हम एक लोहे की प्लेट को, मेटल प्लेट को उसके नीचे रख देते हैं, उस मैग्नेट के नीचे। सो एक्सप्लेन व्हाई दिस अकर, के एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर एक मैग्नेट टू एंड फ्रो मोशन में ऑसिलेट कर रहा है और जब हम उसके नीचे एक मेटल प्लेट रखें तो उसकी जो ऑसिलेशंस हैं टू एंड फ्रो मोशन की वो बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। ओके, तो उस सिनेरियो को हमने जो है एक्सप्लेन करना है। आंसर है द ऑसिलेटिंग मैग्नेट प्रोड्यूसेस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज टू इट। जो ऑसिलेटिंग मैग्नेट है मींस के जो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर मूव कर रहा है, ऑसिलेटिंग मैग्नेट है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसेस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के भी चेंज को प्रोड्यूस कर रहा है जिसके करीब है। द मेटल प्लेट प्लेस बिलो इट एक्सपीरियंसेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मेटल प्लेट उसके नीचे पड़ी हुई है तो वो जब जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो मेटल प्लेट उस मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सपीरियंस कर रही है। एज द रिजल्ट एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मेटल। तो एज ए रिजल्ट नतीजा ये निकलता है कि जो मेटल है जो हमने नीचे रखी है उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ के मुताबिक ये होता है दीज एडी करंट्स अपोजेस द काज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। लेंजेस लॉ के मुताबिक ये है कि एडी करंट्स भी अपोज करता है उस काज को जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। काज क्या है कि हमारे पास मैग्नेट है वो ऑसिलेट कर रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो जिसकी वजह से एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मेटल प्लेट में। और जब एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एडी करंट लेंजेस लॉ के मुताबिक ये काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो बन रहे हैं उसकी मुखालफत करना है। तो मुखालफत इस तरीके से होगी, सो द ऑसिलेशंस ऑफ द मैग्नेट आर स्ट्रांगली डैम्प्ड, तब जो है मैग्नेट की ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा मध्यम हो जाएंगी। ओके, डैम्प्ड मतलब कम हो जाएंगी। सो ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा सिनेरियो समझ आ गया होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, On what factors the mutual inductance of two coils depends। क्या फैक्टर्स हैं कि दो कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस उन पे डिपेंड कर रही है। ओके, इसका आंसर देना है हमने। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन एज, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, m इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन s ओवर डेल्टा ip ओवर डेल्टा t, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये किस पर डिपेंड कर रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर। एप्सिलॉन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिनोट करता है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर डिपेंड करिए। फॉर्मूले से स्टूडेंट्स हमें ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है। जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रही है एप्सिलॉन एस पे, एप्सिलॉन हमें मालूम है इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। एप्सिलॉन एस का मतलब है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। एस जो है वो सेकेंडरी को डिनोट कर रहा है, पी प्राइमरी को डिनोट कर रहा है, ठीक है।
So it depends upon the induced EMF of the secondary coil epsilon s and the time rate of change in primary coil, और time इस delta IP over delta T को कहेंगे time rate of change, और P से मुराद primary coil में, and the time rate of change in primary coil delta IP over delta T. It also depends upon the number of turns of the coil, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल के कॉइल का एरिया कितना ज्यादा है, कम है या ज्यादा, उस पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल के कॉइल कितनी ज्यादा आपस में क्लोज तरीके से बनी हुई है, जुड़ी हुई है, उस पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, और कोर मटेरियल जिससे वो कॉइल बनी हुई है उसको कहते हैं कोर मटेरियल, और उसकी नेचर क्या है, तो इन और एडिशनल इन चीजों पे भी डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, सो हमने देखा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी कॉइल पे डिपेंड करती है, और टाइम एंड रेट ऑफ चेंज इन प्राइमरी कॉइल पे डिपेंड करती है, और ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल पर, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स पर, और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल्स पर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, write its SI unit. So now students, ये इसका आंसर है, the phenomenon in which the changing current in one coil induces an EMF in another coil is called mutual induction. ऐसा फिनोमेना कि जिसके अंदर करंट जो है वो एक कोयल के अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन EMF दूसरी कोयल के अंदर, सेकेंडरी कोयल दूसरी कोयल के अंदर इंड्यूस हो रहा है, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसका फॉर्मूला है M इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन S डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। ओके, और ऐसे यूनिट जो है इसका हेनरी है। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ सर्टेन रीजन द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउन व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ व्हिच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि एक सर्टेन रीजन है, मीट के खास जगह है जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली नीचे की तरफ पॉइंट करती है, डाउनवर्ड। जो प्लेन है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा होगा, तो उसका कौन सा जो उसका विंग है, विंग का मतलब होता है पर, उसका कौन सा जो विंग है पॉजिटिवली चार्ज होगा, मीन्स के उस एरोप्लेन के कौन से विंग पर पॉजिटिवली चार्जेस होंगे। सो आंसर है द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है एफ बी इज इक्वल टू माइनस इंटू वी क्रॉस पी। ओके, व्हेन द प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, जब प्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ फ्लाई करेगा, इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड, उस एरिया पर जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी, देन इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, तब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स को ईस्ट की डायरेक्शन में। थर्स वेस्ट विंग टिप ऑफ द प्लेन इज पॉजिटिवली चार्ज, तब जो वेस्ट विंग टिप होगा प्लेन का वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, सो इसको एक और टाइम हम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर एक प्लेन है और मूव कर रहा है उस जगह से, उस रीजन से जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो कौन सा प्लेन का विंग टिप होगा जिसपे पॉजिटिव चार्जेस होंगे। पॉजिटिव चार्जेस का हमने बताना है। ठीक है, सो द मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल होती है V इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस पी। व्हेन द प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉट इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड, जब जो प्लेन है वो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है प्लेन नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और उस रीजन में, उस खास रीजन में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, मतलब नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, तब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, तब जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे जो फोर्स होगी वो ईस्ट की डायरेक्शन में होगी। तब जब फोर्स ईस्ट की डायरेक्शन में होगी उन इलेक्ट्रॉन्स पर, तो वेस्ट विंग टिप जो है प्लेन का पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके, सो वेस्ट विंग टिप जो है इसका आंसर है, जो कि प्लेन का पॉजिटिवली चार्ज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन हेनरी। हेनरी को डिफाइन करें, डिफाइन द ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करें। तो स्टूडेंट्स, हेनरी जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही ऐसा यूनिट है, तो चाहे क्वेश्चन आ जाए कि हेनरी को डिफाइन करें या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट को डिफाइन करें, आपको पता होना चाहिए कि हेनरी की डेफिनेशन लिखनी है आंसर इस क्वेश्चन में, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है हेनरी। ओके, सो आंसर है हेनरी की डेफिनेशन है, current is changing at the rate of 1 ampere per second and the EMF induced across the ends of the coil is 1 volt, then the inductance is called 1 Henry.
अगर एक करंट जो है वो चेंज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकंड से और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कोयल के एंड्स पर 1 वोल्ट के मुताबिक, देन द इंडक्टेंस इज कॉल्ड 1 हेनरी। तब इंडक्टेंस को हम 1 हेनरी कहेंगे और ये हेनरी की डेफिनेशन है। ओके, if current is changing at the rate of 1 ampere per second and the EMF induced across the ends of the coil is 1 volt, then the inductance is called 1 Henry. Okay, तो इसका ऐसे यूनिट जो है वो है VS ampere inverse. Okay, so question number 14, what are the dimensions of mutual inductance? Mutual inductance की dimensions क्या है? So हमने वो लिखनी है. Okay, so mutual inductance is given as mutual inductance का formula है M is equal to N phi over I. तो जब भी हमने डायमेंशंस लिखनी होती है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं सबसे पहले जितनी भी हमारे पास टर्म्स होती हैं, एन को लिख दिया, फाई को और आई को लिख दिया, ठीक है। वी नो दैट एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है बीइंग अ कांस्टेंट इन डायमेंशनलेस। एन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्न्स को। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब ये है उस लूप के अंदर कितने टर्न्स हैं, तो वो होते हैं कांस्टेंट, जितने मर्जी हो सकते हैं, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना ही नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट होता है। तो इस वजह से इसको हमने इग्नोर कर दिया, सिंपली हमने राइट कर दिया फिर m is equal to phi over I. So phi इक्वल हुआ m l स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर I इनवर्स और नीचे है I वैसे ही। ओके, सो अब इसको अगर सॉल्व किया जाए m l स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर, अब नीचे भी आई है ऊपर भी आई है, सो जब नीचे वाला ऊपर आई जाएगा तो ये माइनस पावर हो जाएगी -1, जब बेसिस सेम है आई तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -2 हो गया। m इज इक्वल टू m l स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर I का स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट एट लीस्ट 2 फैक्टर्स एट व्हिच इट डिपेंड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है और हमने ये देखना है कि हमने कम से कम 2 फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं जिस पे ये डिपेंड करती है। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोइल secondary to the time rate of change of current in the primary is called mutual inductance. Students, ये secondary और primary से मुराद secondary coils और primary coils है। ओके, सो जो रेशो है इसको रेशो कहते हैं, जो ओवर में है ना इसको रेशो कहते हैं। The ratio of the average EMF induced in the secondary, average EMF induced in the secondary, epsilon s की बात हो रही है, average EMF जो कि secondary में induced हो रहा है to the time rate of change of current in the primary coil, प्राइमरी में टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज की वजह से इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। मींस के प्राइमरी कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, तो इस फिनोमेनन को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैथमेटिकली m इज इक्वल टू एप्सिलॉन s डेल्टा IP ओवर डेल्टा t। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर। ओके, ये फैक्टर्स है जो कि हमसे क्वेश्चन में डिफाइन किए गए हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोइल, क्लोजनेस ऑफ द कोइल एंड नेचर ऑफ कोर मटेरियल। ओके, सो नाउ स्टूडेंट की लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड नेम द फैक्टर्स अपॉन व्हिच द सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स। अब हमने सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है और हमने फैक्टर्स को लिखना है जिन पे सेल्फ इंडक्टेंस जो है डिपेंड करती है। ओके, सो the phenomenon in which the changing current in a coil induces an EMF in itself is called self-inductance. तो स्टूडेंट सेल्फ इंडक्टेंस वेरी इजी, इसका मतलब ये है कि अगर एक करंट जो है किसी कोयल में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी उसी ही कोयल में, उसकी अपनी ही कोयल में इंड्यूस होगा, किसी दूसरी कोयल में इंड्यूस नहीं होगा, तो इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, इसको एल से डिनोट किया जाता है, एल इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एल over delta I over delta T. So its SI unit is VS ampere inverse, जिसको हेनरी भी कहा जाता है। It is also called Henry. Okay students. So now students, ये थे most important short questions। आपने इनकी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज।